नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टीचर्स क्लासेस में। तो दोस्तों ये है आज का क्योट। लाइफ इज नॉट अ प्रॉब्लम टू बी सॉल्व्ड बट अ रियलिटी टू बी एक्सपीरियंस्ड। जीवन एक समस्या नहीं है जिसे सुलझाया जाना है, बल्कि एक वास्तविकता है जिसे अनुभव किया जाना है। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है फ्लोएम टिश्यूज। फ्लोएम जो कि प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। पिछली कुछ क्लासेस में हमने टिश्यूज के बारे में काफ़ी सारी बातें की थी। हमने कहा था परमानेंट टिश्यूज में जाइलम और फ्लोएम दो टाइप्स के टिश्यूज होते हैं। दोनों ही वाटर और फूड के ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड होते हैं। हमारी लास्ट क्लास जाइलम टिश्यूज के बारे में थी। आज की हमारी क्लास फ्लोएम टिश्यूज के बारे में है। फ्लोएम टिश्यू जिन्हें बास्ट या लेप्टॉन भी कहा जाता है, इस बात को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ये इनके दो और नाम हैं। ये प्लांट्स के अंदर, किसी भी पौधे के अंदर फूड के अपवर्ड या डाउनवर्ड मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। देखिए दोस्तों, वाटर का मूवमेंट हमेशा रूट से शूट की ओर होता है। इसे कहा जाता है अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर। जबकि जो फूड होता है वो प्लांट्स की लीफ के अंदर प्रिपेयर होता है। उसके बाद में ये स्टेम में जाकर स्टोर हो जाता है। अब जो न्यूली फॉर्म रूट होती है, जो नई बनने वाली जड़ें होती हैं, उनको भी फूड की जरूरत होती है। और शूट पर जो न्यूली फॉर्म लीव्स होती हैं या ब्रांचेस होती हैं, उनको भी फूड की जरूरत होती है। तो ये जो फूड है, इसका ट्रांसपोर्ट अपवर्ड भी होता है और डाउनवर्ड भी होता है, और इसके लिए फ्लोएम टिश्यूज रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर हम बात करें ये किस टाइप के टिश्यूज हैं, तो ये हेट्रोजीनस टाइप के टिश्यूज हैं। हेट्रोजीनस टाइप के टिश्यूज का मतलब है कि ये डिफरेंट टाइप की सेल्स से बने होते हैं। अगर हम बात करें इनकी पोजीशन के बारे में, तो ये वेस्कुलर बंडल में पेरिसाइकिल की ओर स्थित होते हैं। शुरुआत के कुछ क्लासेस में हमने बात की थी कि अगर हम किसी स्टेम का टीएस काटते हैं तो इसकी सबसे आउटर लेयर एपिडर्मिस कहलाती है। एपिडर्मिस के बाद में कॉर्टेक्स रीजन आता है। कॉर्टेक्स रीजन के बाद में पेरिसाइकिल आता है। पेरिसाइकिल के ठीक अंदर की ओर वेस्कुलर बंडल्स होते हैं। अब यहाँ पर पेरिसाइकिल की ओर, टुवर्ड्स पेरिसाइकिल का मतलब है कि पहले फ्लोएम प्रेजेंट होगा और उसके बाद में अंदर की ओर जाइलम प्रेजेंट होगा। अब इसके भी कुछ अपवाद हैं, एक्सेप्शन। एस्क्लीपिडिएसी फैमिली, सोलेनेसी फैमिली, कुकुरबिटेसी फैमिली और एपोसाइनेसी फैमिली। इन सभी फैमिलीज में फ्लोएम टिश्यू अंदर और बाहर दोनों ओर स्थित होता है। अब यहाँ एक टर्म आई है जिसका नाम है वेस्कुलर बंडल। देखिए दोस्तों, हमारे जो जाइलम टिश्यूज हैं और जो फ्लोएम टिश्यूज हैं, इन दोनों को मिलाकर एक नाम दिया गया है और वो है वेस्कुलर बंडल। वेस्कुलर बंडल सबसे पहले टेरिडोफाइट्स में ओरिजिनेट हुए हैं और उसके बाद में जिम्नोस्पर्म और फिर एंजियोस्पर्म में वेल डेवलप्ड हैं। अगर हम बात करें बाइकोलेटरल वेस्कुलर बंडल की, ये टर्म क्या कह रही है, तो देखिए दोस्तों, किसी भी स्टेम के अंदर अगर मान लीजिए फ्लोएम बाहर भी प्रेजेंट है और उसके बाद में जाइलम प्रेजेंट है और फिर दोबारा से फ्लोएम की एक लाइन प्रेजेंट है, तो इसे कहा जाएगा बाई कोलेटरल वेस्कुलर बंडल। कुछ बुक्स में इस डायग्राम को ऐसे भी शो किया जाता है। ये बाहर की ओर है पेरिफेरल फ्लोएम और ये अंदर की ओर है सेंट्रल फ्लोएम, और इनके बीच में प्रेजेंट है जाइलम। इसे कहा जाता है बाई कोलेटरल वेस्कुलर बंडल। अब यहाँ एक और टर्म आती है जिसका नाम है प्राइमरी फ्लोएम, जो कि प्रोकैम्बियम से डेवलप होता है। देखिए दोस्तों, किसी भी प्लांट की एज के अंदर जाइलम और फ्लोएम का फॉर्मेशन दो बार होता है। एक, जब प्लांट यंग सीडलिंग होता है तब उसमें जाइलम और फ्लोएम बनते हैं और इन्हें कहा जाता है प्राइमरी जाइलम एंड फ्लोएम। दूसरा, जब प्लांट सेकेंडरी ग्रोथ कर रहा होता है। सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब है किसी प्लांट की
वाइड में इंक्रीज होना, उसकी चौड़ाई में वृद्धि होना, उसके स्टेम की जो वाइड है, चौड़ाई है, उसमें वृद्धि होना। तब दोबारा से जाइलम और फ्लोएम का फॉर्मेशन होता है और इन्हें कहा जाता है सेकेंडरी जाइलम और फ्लोएम। अब जो हमारा प्राइमरी फ्लोएम होता है वो प्रोटोफ्लोएम और मेटाफ्लोएम में डिवाइडेड होता है या डिफरेंशिएटेड होता है। प्रोटोफ्लोएम जो कि सेंटर की तरफ होता है और जो मेटाफ्लोएम है वो पेरीफेरी की तरफ होता है। फ्लोएम फाइबर्स फ्लोएम के सबसे बाहरी भाग में स्थित होते हैं। फ्लोएम जो है वो 4 कंपोनेंट से या यूं कह लीजिए कि 4 यूनिट से मिलकर बना हुआ होता है। इसमें फ्लोएम के सबसे जो बाहरी भाग है इसमें फ्लोएम फाइबर प्रेजेंट होते हैं। बाकी के 3 पार्ट्स और कौन कौन से हैं, 3 यूनिट्स कौन कौन सी हैं, उनको हम आगे नेक्स्ट कुछ स्लाइड्स में देखेंगे। तो दोस्तों हम लोगों ने फ्लोएम के कंपोनेंट्स के बारे में बात की थी। फ्लोएम में 4 कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं या ऐसा भी कहा जा सकता है कि फ्लोएम 4 तत्वों से मिलकर बना होता है। सबसे पहला सीव ट्यूब या सीव एलिमेंट या सीव सेल्स, दूसरा कॉम्पेनियन सेल, थर्ड फ्लोएम पैरेनकाइमा और फोर्थ है हमारा फ्लोएम फाइबर। इनमें सीव ट्यूब्स लंबी होती हैं, लॉन्ग और नैरो होती हैं, जबकि फ्लोएम पैरेनकाइमा बहुत कम प्रेजेंट होते हैं। अगर फ्लोएम के अंदर पैरेनकाइमा सेल्स प्रेजेंट हैं तो उन्हें कहा जाता है फ्लोएम पैरेनकाइमा। ठीक वैसे ही जैसे अगर जाइलम में पैरेनकाइमा सेल्स प्रेजेंट हैं तो उन्हें कहा जाएगा जाइलम पैरेनकाइमा। एंजियोस्पर्म प्लांट्स के अंदर जो हमारी सीव ट्यूब्स हैं वो कॉम्पेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेनकाइमा और फ्लोएम फाइबर्स के साथ में प्रेजेंट होती है। यानी कि जो चारों एलिमेंट्स हैं वो एंजियोस्पर्म्स में प्रेजेंट होते हैं। एंजियोस्पर्म्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जो आज के सबसे डेवलप्ड प्लांट हैं अर्थ पर। जिम्नोस्पर्म प्लांट्स के अंदर और टेरिडोफाइट्स में सीव ट्यूब्स प्रेजेंट होती हैं, फ्लोएम पैरेनकाइमा प्रेजेंट होता है और फ्लोएम फाइबर प्रेजेंट होता है। लेकिन इनमें कॉम्पेनियन सेल्स नहीं पाई जाती हैं। कॉम्पेनियन सेल्स की जगह इनमें एल्बुमिनी सेल्स प्रेजेंट होती हैं। अब सवाल यह है ये एल्बुमिनी सेल्स क्या हैं? तो देखिए, जो सीव ट्यूब्स होती हैं या सीव सेल्स होती हैं कुछ इस टाइप के स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होती हैं। इनके साथ कनेक्टेड स्पेशल टाइप की सेल्स होती हैं जिन्हें कहा जाता है कॉम्पेनियन सेल। अब इन कॉम्पेनियन सेल की जगह जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइट्स में कुछ अलग टाइप की सेल्स पाई जाती हैं जिन्हें हम कहते हैं एल्बुमिनी सेल्स। ये सेल्स जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइट्स में ही प्रेजेंट होगी। एंजियोस्पर्म्स के अंदर कॉम्पेनियन सेल्स प्रेजेंट होती हैं। हम लोग एलिमेंट्स ऑफ फ्लोएम के बारे में बात कर रहे थे जिनमें हमने 4 एलिमेंट्स के बारे में बात की है: सीव ट्यूब्स, कॉम्पेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेनकाइमा और फ्लोएम फाइबर। एक एक करके इन एलिमेंट्स के बारे में भी जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं ये एक फ्लोएम टिश्यू का डायग्राम है जिसके अंदर सीव ट्यूब्स और कॉम्पेनियन सेल्स प्रेजेंट हैं। यहां पर ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर, ये पूरा स्ट्रक्चर सीव ट्यूब्स को शो कर रहा है, जबकि इस स्ट्रक्चर के ठीक पास में जो सेल है उसे कॉम्पेनियन सेल्स कहा गया है। सीव ट्यूब्स में पोर्स प्रेजेंट होते हैं और कॉम्पेनियन सेल इन पोर्स के थ्रू ही इनके साथ में कनेक्टेड होती है। एक और बात जो आपको याद रखनी है वो ये है कि जो सीव ट्यूब्स होती हैं इनके अंदर या जो सीव सेल्स होती हैं इनके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, केंद्रक एब्सेंट होता है। अब इसकी वजह से ये अपना कोई भी फंक्शन नहीं करती हैं, लेकिन फिर भी ये लिविंग सेल हैं। इनके जितने भी फंक्शंस होते हैं उनको कॉम्पेनियन सेल कंट्रोल करती है। कॉम्पेनियन सेल्स के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है।
जो मेच्योर सीव ट्यूब्स होती हैं, मेच्योर सीव सेल्स होती हैं, वो डेड होती हैं और उसकी वजह है एक खास तरह के कंपोनेंट की प्रेजेंस, कैलोज, जिसके बारे में अभी हम आगे देखेंगे। सीव ट्यूब्स या चालनी नलिका, इन्हें सबसे पहले हर्टिग के द्वारा खोजा गया था, डिस्कवर्ड बाय हर्टिग। ये एक के ऊपर एक व्यवस्थित कोशिकाओं से बनी होती हैं, कुछ इस तरह से एक के ऊपर एक सेल्स अरेंज्ड होती हैं। ये लंबी होती हैं, पतली दीवार वाली होती हैं, सॉफ्ट होती हैं, लिविंग सेल्स होती हैं। लेकिन इनकी जो मैच्योर सेल्स होती हैं, इनमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। इनकी अनुप्रस्थ दीवार में ट्रांसवर्स जो वॉल होती है, उसके अंदर बहुत सारे पोर्स प्रेजेंट होते हैं। इन पोर्स की वजह से ही ये छलनी के समान दिखाई देती है। ट्रांसवर्स वॉल का मतलब है ये जो वॉल है, इसके अंदर बहुत सारे पोर्स प्रेजेंट होंगे यहाँ पर, और इस वजह से ये छलनी के समान दिखाई देगी। और यही वजह है कि इन्हें चालनी नलिका नाम दिया गया है, सीव प्लेट्स नाम दिया गया है। इनके फंक्शंस कॉम्पेनियन सेल के न्यूक्लियस कंट्रोल करते हैं। जैसा कि हम लोगों ने पिछली स्लाइड में बात की है कि जो मैच्योर सीव सेल्स होती हैं, उनके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। इनमें वैक्यूल्स प्रेजेंट होती हैं और एक सेल का जो साइटोप्लाज्म है, वो दूसरी सेल के साइटोप्लाज्म के साथ इजीली कनेक्टेड रहता है। इसे आप कुछ इस तरह से देख सकते हैं कि जो दो सेल्स होती हैं, उनके बीच में कुछ जंक्शंस प्रेजेंट होते हैं। ये हमारी एक सीव सेल हो गई और ये हमारी दूसरी सीव सेल हो गई। अब यहाँ पर ये जो दोनों सेल्स होंगी, इन दोनों सेल्स के जो साइटोप्लाज्म हैं, वो यहाँ प्लाज्मोडेस्मेटा के थ्रू इजीली आपस में इंटरकनेक्टेड रहेंगे। ये जो जंक्शंस हैं, इन्हें प्लाज्मोडेस्मेटा कहा जाता है। ट्रांसवर्स ट्रांसपोर्ट ऑफ डिसॉल्व लिक्विड फूड इज बाय दीज साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड। जितना भी लिक्विड फूड होता है, उसका जो ट्रांसपोर्ट है, वो इन्हीं जंक्शंस के थ्रू होता है। ये जो जंक्शंस हैं, इनके चारों ओर कैलोस का एक आवरण बना होता है, एक शीट बनी होती है। देखिए दोस्तों, ये जो कैलोस है, ये बीटा 1,3 ग्लूकेन का एक पॉलीमर है। बीटा 1,3 ग्लूकेन इसका एक पॉलीमर है, और ये कैलोस इन पोर्स की जो पेरीफेरी होती है, इस पर जमा हो जाता है, एक मोटी संरचना बनाता है, जिसे कहा जाता है कैलोस पैड। अब इसका मेन फंक्शन क्या है? तो देखिए, जो सीव ट्यूब है, उसकी सबसे पहले तो ये किसी भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन से सुरक्षा करता है। दूसरा, ये उन्हें सूखने से भी बचाता है। अगर हम बात करें किसी एजेड सेल की, तो उसमें यह आवरण बहुत ज्यादा मोटा हो जाता है और छलनी के छिद्रों को बंद कर देता है। इस वजह से जो चालनी कोशिकाएं होती है, वो निष्क्रिय हो जाती हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्ट नहीं हो पा रहा है, कोई भी चीज अंदर नहीं आ पा रही है, ना बाहर जा पा रही है। इस वजह से वो जो सेल्स होती हैं, वो इस शीट से ही आपस में घिर जाती हैं। अब बात करते हैं कॉम्पेनियन सेल्स के बारे में, जो स्पेशल टाइप की पैरेनकाइमा सेल्स हैं। यहाँ हमारे सेकंड पॉइंट में एक मिस्टेक है। नाभिक की जगह न्यूक्लियस या केंद्रक वर्ड आना चाहिए था। कॉम्पेनियन सेल्स में न्यूक्लियस बड़ा होता है और ये थिन वॉल्ड सेल्स होती हैं। सीव सेल्स और कॉम्पेनियन सेल्स को सिस्टर सेल्स भी कहा जाता है या सहोदर कोशिका भी कहा जाता है। जो सीव सेल्स होती हैं और जो कॉम्पेनियन सेल्स होती हैं, इनके बीच में भी प्लाज्मोडेस्मेटा पाए जाते हैं, और इस प्लाज्मोडेस्मेटा की प्रेजेंस एंजियोस्पर्म का एक स्पेशल कैरेक्टर है। अब देखिए दोस्तों, जो कॉम्पेनियन सेल्स हैं, ये प्रेशर ग्रेडियंट को मेंटेन रखती हैं। प्रेशर ग्रेडियंट जो सीव ट्यूब के अंदर रहता है, उसको मेंटेन रखती है। जैसा कि हमने पिछली बार बात की थी कि कॉम्पेनियन सेल ही सीव ट्यूब के जितने भी फंक्शंस हैं, उनको कंट्रोल करने का काम करती हैं। कॉम्पेनियन सेल्स सभी एंजियोस्पर्म में पाई जाती हैं और ये उनका एक स्पेशल कैरेक्टर है। लेकिन एक्सेप्शनली ऑस्ट्रोबेलिया एक ऐसा एंजियोस्पर्म है जिसके अंदर कॉम्पेनियन सेल्स एब्सेंट होती हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं फ्लोएम फाइबर के बारे में। इन्हें
बास्ट फाइबर भी कहा जाता है और ये स्क्लेरेनकाइमा सेल से बने होते हैं। अब स्क्लेरेनकाइमा सेल से बने हुए हैं तो इसका सीधा मीन ये है कि ये सीव एलिमेंट्स को मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं। देखिए दोस्तों, जो हमारी स्क्लेरेनकाइमा सेल्स होती हैं ये काफी स्ट्रांग होती हैं और इस वजह से जिस भी प्लांट टिश्यू के अंदर ये सेल्स प्रेजेंट होंगी ये वहां पर उसे एक मजबूती देने का काम करेंगी। फ्लोएम फाइबर सेकेंडरी फ्लोएम में प्रेजेंट होते हैं लेकिन प्राइमरी फ्लोएम में एब्सेंट होते हैं। अब जो सेकेंडरी फ्लोएम है उसका काम होता है सेकेंडरी ग्रोथ के वक्त बनना, जिस वक्त स्टेम की थिकनेस में वृद्धि हो रही होती है, तो इस वजह से वहां पर सपोर्ट की थोड़ी ज्यादा जरूरत पड़ती है और यहां पर स्क्लेरेनकाइमा सेल्स जो है ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करवाती है। फ्लोएम फाइबर लंबे, अशाखित और तेज संरचना है, एक शार्प स्ट्रक्चर है जिसे आप नुकीली संरचना भी कहते हैं। मैच्योरेशन के बाद में इनका प्रोटोप्लाज्म समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है, इसलिए ये डेड हो जाते हैं। अब बात करते हैं फ्लोएम पैरेन्काइमा के बारे में, जिन्हें बास्ट पैरेन्काइमा भी कहा जाता है। ये पतली दीवार वाली सेल्स होती हैं। दोस्तों, जब फ्लोएम में पैरेन्काइमा सेल्स प्रेजेंट होती हैं तो इन्हें फ्लोएम पैरेन्काइमा कहा जाता है। ये लंबी बेलनाकार होती हैं और इनकी सेल्स जो होती हैं वो सेलुलोज के द्वारा बनी हुई दीवार से घिरी होती हैं। देखिए दोस्तों, जितने भी प्लांट्स होते हैं उनकी सेल वॉल सेलुलोज से बनी होती है। फंजाई यानी कि कवक के अंदर जो सेल वॉल होती है वो काइटिन से बनी होती है। हालांकि कुछ फंजाई ऐसी भी हैं जिनमें सेलुलोज प्रेजेंट होता है, इनके लिए हम अलग से एक क्लास बनाएंगे और उसमें डिस्कस करेंगे। फ्लोएम पैरेन्काइमा, जो पैरेन्काइमा सेल्स हैं वो मेनली स्टोरेज का काम करती हैं। फॉर एग्जांपल स्टार्च और दूसरे कंपोनेंट जैसे रेजिन, लेटेक्स और म्यूसिलेज भी इनमें स्टोर किए जाते हैं। रे पैरेन्काइमा सेल्स फूड के रेडियल ट्रांसलोकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। रेडियल ट्रांसलोकेशन जो होता है वो कुछ इस तरह से होता है, यानी कि अगर ये स्टेम है तो यहां पर अगर कोई ब्रांच है तो उसके अंदर जो ट्रांसलोकेशन हो रहा है इसे आप कहेंगे रेडियल ट्रांसलोकेशन। अगर स्टेम से किसी ऊपर की ब्रांच में ट्रांसलोकेशन हो रहा है तो इसे आप कहेंगे अपवार्ड ट्रांसलोकेशन। मोनोकोट प्लांट्स में फ्लोएम पैरेन्काइमा एब्सेंट होती है। मेनली प्लांट्स को दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है, मोनोकोट और डाइकोट, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। मोनोकोट यानी कि चावल, गेहूं, ये सभी मोनोकोट्स में आते हैं। कुछ स्पेशल पॉइंट्स जो आपको ध्यान रखने हैं वो हैं कि फ्लोएम के सीव एलिमेंट्स को लेप्टोम भी कहा जाता है और ये जो लेप्टोम वर्ड है ये हैबरलैंड ने दिया था। तो दोस्तों, ये है आज के हमारे कुछ सवाल आज के टॉपिक में से। स्ट्रॉसबर्गर सेल्स फाउंड इन, स्ट्रॉसबर्गर सेल किन में पाई जाती हैं? जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, मोनोकोट्स या डाइकोट्स। सेकंड क्वेश्चन है, कॉम्पेनियन सेल्स आर एब्सेंट इन एंजियोस्पर्म, ब्रायोफाइट, ऑस्ट्रोबेलिया या डाइकोट प्लांट्स। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, सीव एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड बाय, सीव एलिमेंट्स को किसने खोजा? स्ट्रॉसबर्गर ने, हैबरलैंड ने, हर्टिग ने या इनमें से कोई नहीं। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, कैलोज क्या है? पॉलीमर ऑफ ग्लूकेन है, पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड है, पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज है या नन ऑफ दीज। आपका जो भी जवाब हो उसे आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको आज की क्लास पसंद आई है। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।